पहले इसको, एमीटर है, इसमें बीच में क्या लिखा हुआ है ए, और ये देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, 0 से पहली जो रीडिंग आ रही है 10 खाने बाद में वो रीडिंग आ रही है 0.5। इसका मतलब ये हुआ कि ये सबसे छोटा खाना ये कितने का है, 0.5 में 10 का भाग दे दो, 10 टुकड़े नहीं हो गए, तो ये 0.5 में 10 का भाग दे दो 0.05 एम्पियर, यानी ये छोटी से छोटी कितनी वैल्यू को माप सकता है 0.05। ये आपको समझ में आना चाहिए। और गैल्वेनोमीटर में इसमें डिफरेंस भी अभी से पता कर लेना है आपको। गैल्वेनोमीटर में एमीटर में बेसिक डिफरेंस ये है, इसमें निडल 0 पर रहेगी तो बीच में रहेगी, इसमें बीच में 0 होता है, लेफ्ट में भी रीडिंग आ सकती है, राइट में भी रीडिंग आ सकती है, इसमें केवल रीडिंग राइट साइड में जाएगी, यानी इसमें 0 इधर होता है। समझ में आया सर? फिर डिफरेंस क्या है, ये भी करंट को मेजर कर सकता है, लेकिन ये सूचना देता है कि लेफ्ट में बह रही है या लेफ्ट और राइट का मतलब ये नहीं है कि वो उत्तर और दक्षिण दिशा, इसका मतलब इतना है कि सर्किट के अंदर जैसे ये तार है, इस तार में करंट या तो जाएगा इधर से इधर है ना, इस साइड से इस साइड, उसकी भी सूचना देगा वो, या फिर ये इधर से जाएगा उधर। क्लियर है? गैल्वेनोमीटर में अगर बीच में से रीडिंग अगर लेफ्ट में गई है और फिर आपने सर्किट में कुछ चेंजेस किए, वो करंट फिर राइट में आ गया, इससे अपने को ये पता लगेगा कि इस तार में पहले करंट बह रहा था लेफ्ट से राइट और अब बह रहा राइट से लेफ्ट, यानी गैल्वेनोमीटर तार में बहने वाली धारा की दिशा को बताता है। बस दोनों में बेसिक डिफरेंस इतना ही होता है। और कई बार देखो अल्पतमांक, अब सबसे पहली बात तो देखो, ये देखो किसी भी उपकरण द्वारा मापा जा सकने वाला छोटे से छोटा मान उस उपकरण का अल्पतमांक, इसका अल्पतमांक कितना होगा, इसका कितना होगा 0.5/10। समझ में आई? 0.5 एक खाने का है और इसमें छोटे छोटे खाने कितने हैं 10, 0.5 में 10 का भाग दोगे कितने आ जाएंगे 0.05 इसका। और ये अलग अलग अल्पतमांक के उपकरण हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ज्यादा देखो ये इंस्ट्रूमेंट केवल ज्यादा से ज्यादा 3 एम्पियर के करंट को ही माप सकता है। अब आपने को जरूरत पड़ेगी तो माइक्रो एमीटर भी काम में आता है। ये एमीटर है, माइक्रो एमीटर हमारे पास में दूसरा और है, ध्यान रखना, वो और भी छोटी धाराओं को मापने के काम आता है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में लगाओगे तो लगेगा कौन, मिली, और उसमें लगता है माइक्रो, ध्यान रखना, क्योंकि उसमें करंट की वैल्यू कम होती है। अब गैल्वेनोमीटर के अंदर भी देख लो आप ध्यान से, ये दे रखी है आपको एम्पियर के अंदर, ये खाने दे रखे हैं, इनमें भी आप अल्पतमांक की वैल्यू निकाल सकते हो। दोनों में बस इतना ही बेसिक डिफरेंस है। और अब आपको देखनी है ये कौन है, रेजिस्टेंस बॉक्स। इसमें अंदर डिब्बे में छोटी छोटी कुंडलियां बनी हुई तार की, जैसे ऐसे तार होगा या कॉपर का वायर होगा, कॉपर के वायर के ऐसे छोटे छोटे फेरे बना देंगे हम। जितने ज्यादा फेरे बनाएंगे उतनी ज्यादा लंबाई होगी तार की, और जितनी ज्यादा लंबाई होगी उतना ज्यादा प्रतिरोध जो होता है वो R बराबर रो L/A होता है। क्लियर है? अब मैंने ये तार सेलेक्ट कर लिया, मैंने ये प्रतिरोध बॉक्स बनाने के लिए। अब तार सेलेक्ट करते ही तार का रो फिक्स हो गया, अब रो चेंज नहीं होगा। मैंने रो बताया था, रो जो होता है केवल 2 ही चीजों पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति एवं ताप। समझ में आया? अब ये मान करके चलेंगे कि इंस्ट्रूमेंट के दौरान ताप क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो पदार्थ हमने ले लिया कि ये कॉपर है, तो कॉपर का रो फिक्स होता है, अब रो चेंज नहीं होगा। अब हमने एक फेरा लगाया तो मान लो 10 सेंटीमीटर लंबाई का लगाओ, समझ में आया? फिर दूसरा फेरा लगवाओगे तो वो 10 और 10 20, अब डबल हो गया उसका रेजिस्टेंस। समझ में आया? तो अगर आपसे बनवाया जाए कि रेजिस्टेंस बॉक्स बनाओ, और मैं कह देता हूं कि भाई कॉपर के पतले तार का एक फेरा लगाने से 1 ओम प्रतिरोध मिल जाता है, तो 2 ओम का प्रतिरोध बनाने के लिए 2 फेरे, 3 ओम का 3, 10 ओम का 10। ऐसे इसमें 1 फेरे हैं, इसमें 10 फेरे हैं, इसके नीचे कुंडलियां लगी हुई छोटी छोटी ऐसी। ठीक है, ये तो वो तरीका हो गया। आजकल कुंडलियों की बजाय छोटे छोटे कार्बन प्रतिरोधी आते हैं, वही चिपका देते हैं नीचे। पहले क्या आती थी, कुंडली आती थी। समझ में आ रही बात? इसका वजन भी ज्यादा हो जाएगा, खर्चा भी ज्यादा आएगा। सोचो 10 कॉपर के तार ऐसे घुमा रखे हैं आपने, तो कॉपर इकट्ठा हो गया फालतू का। उससे बचने की बजाय प्रतिरोध ही लगा देते हैं, इसमें कार्बन प्रतिरोध आते हैं, वो लगा देते। तो आजकल कार्बन प्रतिरोध भी लगाने लग गए, पहले इसमें क्या आती थी, कोयला। आपको अगर देखो 500 ओम का प्रतिरोध बनाना है तो आपको बहुत ज्यादा कॉपर का तार प्रयोग में लेना पड़ेगा। तो इसलिए इस समस्या से बचने के लिए अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जुड़ेगा कैसे।
रेजिस्टेंस बॉक्स को सर्किट के अंदर सीरीज में जोड़ा जाएगा, ठीक है। इसमें से एक इनपुट हो जाएगा, एक साइड से करंट एंटर करेगा, एक साइड से करंट निकलेगा। अब ये सारी इनको बोलते हैं कुंजियां। अब सारी ये कुंजियां लगी हुई हैं, तो इसमें से एक भी प्रतिरोध अभी काम में नहीं आ रहा। जैसे सर अभी ये डिब्बा कितने ओम प्रतिरोध की तरह काम कर रहा है? 0। शॉर्ट सर्किट हो रहा है, सीधा करंट पास में हो रहा है ना। इसमें से किसी भी में भी करंट एंटर नहीं कर रहा, सीधा जा रहा है। जैसे आपने ये निकाल लिया ऐसे, तो ये 1 ओम निकालते ही ये अब जो डिब्बा है ये 1 ओम की तरह काम करेगा, समझ में आया? अगर आपने 2 निकाल लिए तो 2 और 1 3 ओम की तरह काम करेगा। इसको निकाल के यहाँ लगा दो, अब ये कितने की तरह काम करेगा? 2 ओम की। तो ये डिब्बा जो है ना, ये डिब्बा अलग अलग प्रतिरोध की तरह कार्य करता है। समझ में आ गई बात? अब इसमें जैसे अब जितने ओम का प्रतिरोध आपको चाहिए उतने ओम का प्रतिरोध आप निकाल सकते हो। समझ में आ गई बात? तो हम क्या करेंगे, jैसे मान लीजिए किसी को 15 ओम का प्रतिरोध चाहिए, तो किसी एक की से निकालने से काम चल जाएगा कि डबल निकालनी पड़ेगी? डबल। अपने को देखो 15 ओम का प्रतिरोध इसमें है, तो अपने को 10 और 5 का प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। 10 और 5 क्या हो जाएंगे? 15। इसमें सीरीज में लगे हुए होते हैं प्रतिरोध सारे। अरे 10 में 5 जोड़ दिया तो आपने सीरीज कॉम्बिनेशन किया कि सीरीज, तो 10 में 5 जुड़ गए, ये सीरीज कॉम्बिनेशन। ये हो गया कौन? प्रतिरोध बॉक्स के बाद में इसको बोलते हैं कुंजी। कुछ भी नहीं, स्विच है। जैसे इसको निकाल दिया तो ये कुंजी खुली हुई है। अभी इसमें चक्कर क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं खुली हुई। ये कुंजी दूर पड़ी हुई है और इसको लगाना, कुंजी को लगाना। कुंजी को लगाने से सर्किट में करंट बहेगा, कुंजी को हटा लेने से सर्किट में करंट नहीं बहेगा। अच्छा, इस की को लगाने से अभी आपको पता ही है, देखो एक तार इधर जुड़ गया, एक तार उधर जुड़ गया। इन दोनों ये जो कॉपर की मेटल की पीस है ना, इन दोनों के बीच में हल्का सा क्या रहता है? गैप। इस गैप को पूरा करने के लिए इस गैप को इन बीच में ये मेटल फंसा देंगे, तो लेफ्ट साइड भी कनेक्ट हो जाएगा, ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? करंट बहने लग जाएगा। अब ये गैल्वेनोमीटर हो गया, एमीटर हो गया। ये आपको याद रखना है, ये है बैटरी एलिमिनेटर। पहले एक्सपेरिमेंट करते थे तो सेल ले लेते थे, है ना, जो निप हो गई ये बैटरी, ये रहा एवरीडे के सेल। इसमें क्या है, अभी भी काम में आएगा वैसे। ये 1.5 वोल्ट का सेल है, एक आपको ध्यान रखना है। ये ड्राई सेल होता है, शुष्क सेल, ठीक है। ये वाला टर्मिनल क्या होता है? पॉजिटिव। ये वाला क्या होता है? नेगेटिव। दिखने में ऐसा लग रहा है फिर ये तो जुड़े हुए नहीं, बीच में अलग होते हैं दोनों। समझ में आए? बाहर की बॉडी से नहीं देखना। ये बीच में देखो प्लास्टिक वाला कुछ लगा हुआ है, ये बाहर की बॉडी से टच में नहीं है ये बीच वाला पोर्शन, और ऐसा करना भी नहीं है। या फिर प्लस माइनस को जोड़ करके पटाखा बजाओगे तो समझ में आ रहा है? प्लस को अलग रखना है, माइनस को अलग रखना है। तो कंपनी खुद अलग करके दे रही है। देखो बीच में प्लास्टिक लगा के नहीं दे रही। ये कार्बन की रोड है, ये बीच में जा रही है इसके सीधी की सीधी अंदर, और ये बाहर का जिंक का पात्र होता है। समझ में? हाँ, ये जिंक का बाहर का पात्र है। बाहर का पात्र ये पूरी एक बॉडी है, ये भी एक ही है, और ये पूरा मेटल। क्लियर है? मेटल को अलग क्यों रखते हैं? ताकि ये कोई पोलरिटी नहीं बनी, बस कवरिंग की तरह काम करे। सेल को जब लगाओगे तो एक स्प्रिंग तो यहाँ टच होनी चाहिए और दूसरा एक तरफ ही टच होना चाहिए, ठीक है। कार्बन की रोड अंदर तक जा रही है, ये पॉजिटिव की तरह काम करता है, ये नेगेटिव। 1.5 वोल्ट का सेल होता है ये। अब अपने को एक्सपेरिमेंट करने के लिए 3 वोल्ट तक वोल्टेज चाहिए, तो हम 1.5 और 1.5 को दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। श्रेणी क्रम में सेल कैसे जोड़ेंगे? एक का पॉजिटिव, एक का नेगेटिव। तो ये एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ ऐसे जोड़ेंगे। तो समझ में? अभी सेल को जब ऐसे जोड़ के यहाँ से करंट वोल्टेज चेक करोगे ना, अब जब लगा करके चेक करोगे तो ये 1.5 और 3 वोल्ट का लगभग आना चाहिए। कई बार सेल डिस हो जाते हैं तो वोल्टेज कम आ जाता है। नए सेल जब लाते हैं तो पूरा 1.5 वोल्ट का ये आता है।